नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में पढ़ा था कि बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब पढ़ते हैं हम भावात्मक पक्ष के बारे में। ठीक है, भावात्मक पक्ष पक्ष का वर्गीकरण कब किया गया था? 1964 में। किसने किया था? ब्लूम, करतवाल और मशिया ने। कितने भागों में बांटा था? अगर क्वेश्चन आवे कि भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। किसने वर्गीकरण किया था? करतवाल और मशिया ने। कब किया था? 1964 में। ठीक है, कितने उद्देश्य बताए? 6। देखो, पहला कौन सा है? आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययकरण, संगठन और चरित्रीकरण। अब पहला देखिए, जैसे लास्ट क्लास में जो ब्लूम पढ़े थे उसमें बताया था भाई ज्ञान में ये उद्देश्य पूर्ति हो रही है, जैसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसके अंतर्गत आएंगे। ऐसे कुछ सूचक शब्द यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन सा सूचक शब्द किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आग्रहण का में क्या है? इसके अंतर्गत बालकों को प्रेरित करना होता है ताकि वह विषयगत मूल्यों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत कर सके। मतलब क्या भाई, इस जो आग्रहण जो उद्देश्य हो उसके अंतर्गत बालकों को प्रेरित किया जाएगा। किसके लिए प्रेरित किया जाएगा? जो विषयगत मूल्य है उनको ग्रहण करने की बच्चे में इच्छा जागृत हो, मतलब बच्चे में खुद में किसी चीज को सीखने की इच्छा जागृत हो। ठीक है, सीखने की इच्छा जागृत हो, ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो। तो इसके सूचक शब्द कौन कौन से हमें याद होने चाहिए? एक तो प्रश्न पूछना, क्वेश्चन आएगा, एक विद्यार्थी कक्षा में बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो भावात्मक पक्ष के किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो आग्रहण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। स्वीकार करना, उसको जो चीज बताई उसे वो स्वीकार करना, हाँ सर ऐसा होता है। अनुसरण करना और ग्रहण करना, ये 4 हमको सूचक शब्द पता होने चाहिए। एक विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है, आग्रहण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, वो बताई हुई चीजों को स्वीकार कर रहा है, हाँ सर ऐसा होता है, हाँ सर ऐसा होता है, तो स्वीकार कर रहा है तो आग्रहण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अनुसरण कर रहा है, ठीक है, और ग्रहण करना है, ग्रहण कर रहा है, जो टीचर ने जो चीज बताई उसे विद्यार्थी एज इट इज ग्रहण कर रहा है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? आग्रहण। अगला देखिए, अनुक्रिया। इसके अंतर्गत बालकों में विषय वस्तु के प्रति, विषय वस्तु बोल लीजिए या उद्दीपक बोल लीजिए, उद्दीपक के प्रति किसी विशेष अनुक्रिया को देखा जाता है कि भाई अध्यापक ने कोई विषय वस्तु पढ़ाई, कोई टॉपिक पढ़ाया, उसमें बच्चे की विशेष अनुक्रिया क्या हुई, ठीक है, वो देखा जाता है। जैसे बच्चे को पढ़ा दिया भाई घन घना वर्ग वर्गमूल पढ़ा दिए, आयत पढ़ा दिया, तो अब देखेंगे कि विषय वस्तु के प्रति बच्चे ने कैसी अनुक्रिया दी है। कैसे पता चलेगा? भाई प्रश्नों के उत्तर देता, अब उसे पूछा जाएगा वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रश्नों के उत्तर देगा, उससे टीचर पूछेगा तो वो प्रश्नों का उत्तर देगा, आगे का पालन करेगा। टीचर जो काम बताएगा बच्चे को, भाई ये चीज लर्न करके आनी, तो उनको आगे का पालन करना और विचार विमर्श करना कि विद्यार्थी टीचर के साथ किसी संप्रत्यय को लेकर क्या करे? विचार विमर्श करे। सर ऐसा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सर कहेंगे हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, तो विचार विमर्श करना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? एक विद्यार्थी कक्षा में विचार विमर्श कर रहा है, तो किस भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो अनुक्रिया की पूर्ति हो रही है। ठीक है भाई, समझ गई बात को। तीसरा, अनुमूल्यन। बालकों में किसी विशिष्ट मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना। प्रतिबद्धता का मतलब कमिटमेंट विकसित करना। बालकों में कोई विशिष्ट मूल्य, जिस मूल्य का हम चाह रहे हैं बच्चे में, हम चाह रहे हैं बच्चे में ईमानदारी का विकास हो, तो ईमानदारी का विकास करने के लिए हमने सोच लिया भाई कौन सा मूल्य का विकास करना है? ईमानदारी का, तो हम ईमानदारी से संबंधित चीजें उसे बताएंगे। तो बालकों में किसी विशिष्ट मूल्य के प्रति क्या करना? प्रतिबद्धता विकसित करना। तो सूचक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? निश्चय करना, निर्णय लेना और प्रभावित करना। बच्चे ने कर लिया, निश्चय कर लिया भाई मेरे को ऐसे सीखना है, तो उसने निश्चय कर लिया, तो उसमें एक मूल्य का विकास हो गया। निर्णय ले लिया, अब उसने निर्णय ले लिया भाई मेरे को ये काम करना है, तो उसमें एक विशिष्ट मूल्य का विकास हो तो गया भाई, अब वो निर्णय ले लिया, मैं काम करूंगा, मैं ये संप्रत्यय सीख के रहूंगा, मैं टॉपिक करके रहूंगा, ठीक है, और प्रभावित करना। अब देखिए संप्रत्ययकरण। अब संप्रत्ययकरण अगर पूछे कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में बताना है हमें। बीएस ब्लूम ने मतलब करतवाल और मशिया ने भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा? 6 में। लेकिन अब जो चौथा और जो 5वां है, हाँ ठीक है, सॉरी भाई थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ, तो बात कर रहे थे संप्रत्ययकरण और संगठन की,
तो इनमें आपसे अगर पूछे कि भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा, तो आपको बताना है 6 भागों में। लेकिन जो संप्रत्यय और जो संगठन व्यवस्थापन, ये दोनों एक ही परिभाषा, एक जैसी परिभाषा दे रहे थे भाई। इसमें भी क्या आएगा, संप्रत्ययकरण में कि कोई विद्यार्थी किसी संप्रत्यय के प्रति, मतलब किसी संप्रत्यय की अच्छी समझ विकसित हो जाए, उसमें संप्रत्यय का निर्माण कर ले कि भाई ऐसा करने पर ऐसा सवाल होता है, ठीक है। अब और जो कि संगठन व्यवस्थापन में भी क्या है, इसमें भी विद्यार्थी जो पूर्व अनुभव है और उसके जो मतलब गत अनुभव, मतलब पूर्व अनुभव है और वर्तमान अनुभवों के आधार पर भी सामान्य सिद्धांत बनाना है। इसमें भी संप्रत्यय का निर्माण हो रहा है, इसमें भी संप्रत्यय का निर्माण होता है। तो दोनों होने को तो एक ही हुए, तो इसलिए आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि भाई कितने, मतलब जैसे सामान्यकरण करना, योजना बनाना, एक एक करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, तो वर्तमान में ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आप इन्हें एक ही याद रखें। मैंने बता दिया, अगर आपसे पूछे कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में बांटा। हम इन्हें क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण की दृष्टि से हम इन्हें 5 भागों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही जैसे संप्रत्यय हैं, एक ही जैसी सूचनाएं हमें प्रदान कर रहे हैं, ठीक है भाई, समझ गए बात को। तो आपसे पूछा जाएगा पूर्व अनुभव, मतलब गत अनुभव और वर्तमान अनुभव दोनों को जोड़कर अपना सामान्य सिद्धांत दे रहा है, तो किस उद्देश्य के, मतलब कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, तो संगठन या व्यवस्थापन, योजना बनाना, एकीकृत करना, देखो सामान्यीकरण करना, संप्रत्यय करना, इसमें अंतर्गत आ जाएगा, समझ गए बात को, ठीक है। अगला देखिए चरित्रीकरण। निरंतर तथा लंबे समय तक व्यवहार में लाने पर वे उसकी चरित्र का स्थायी भाग बन जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी है वो निरंतर एक जैसा, जैसे कोई गणित का विद्यार्थी पढ़ता जा रहा है, गणित पढ़ रहा है, तो गणित के विद्यार्थी में अपना एक अलग एटीट्यूड विकसित हो जाता है, किसी अन्य सब्जेक्ट के विद्यार्थी में एक अलग, अपने सब्जेक्ट के प्रति अलग एटीट्यूड विकसित हो जाता है। तो यही तो कह रहे हैं कि निरंतर तथा लंबे समय तक मूल्यों को व्यवहार में लाने पर वो उसके चरित्र का स्थायी भाग बन जाती है। जैसे मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी की रहने की कोशिश करता हूँ, तो ईमानदारी मेरे चरित्र का एक स्थायी भाग बन जाएगी, ठीक है। तो सूचक शब्द कौन कौन से हैं, निश्चय करना, पुष्टि करना, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब उसके व्यवहार में वो चीज आ गई है। अब आप कहें सर निश्चय करना यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए अगर ऑप्शन में ए बी सी डी के क्रम में आए और ये ऑप्शन में ना हो चरित्रीकरण, जब तो आपको अनुमूल्यन करना है, लेकिन अनुमूल्यन भी ऑप्शन में हो और चरित्रीकरण भी ऑप्शन में हो, तो आपको चरित्रीकरण करना है। आपको दोनों चीज बतानी। क्वेश्चन आए, निश्चय करना भावात्मक उद्देश्य के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन और संगठन। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुमूल्यन को निश्चय करना यहाँ भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शन आए, ऑप्शन लिया है आग्रह, अनुक्रिया, संगठन और चरित्रीकरण, तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा, चरित्रीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। मोटी मोटी आपको दो तीन बातें याद रखनी है। किस भाग, मतलब भाग पक्ष को कब बांटा गया, 1964 में, कितने भागों में बांटा गया, 6। किसने बांटा, करथवाल और मसीहा ने। आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन और चरित्रीकरण, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होंगी। ये ज्ञानात्मक पक्ष हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, भावात्मक पक्ष हमने इस क्लास में पढ़ लिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम अपनी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ठीक है भाई।